हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय सर क्लासेस। आज हम ग्रुप थ्योरी का लेक्चर नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट 5 लेक्चर्स में हमने सिमेट्री एलिमेंट्स, देयर ऑपरेशंस, पॉइंट ग्रुप, देन मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन और इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, दैट इज कैरेक्टर टेबल को डिस्कस किया था। आपने इनके वो लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पहले आप उनको देख लीजिए, तभी आज की एप्लीकेशन वाला पार्ट आपको समझ में आने वाला है। तो आज की इस वीडियो में हम एप्लीकेशंस ऑफ ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ना एक्चुअली इसमें रिडक्शन आता है। रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। एप्लीकेशन से पहले हम रिडक्शन की बात करेंगे। रिडक्शन ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन इनटू इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, इसके लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं और फॉर्मूला में इस तरह से लिखते हैं n, that means number of any IR is equal to 1 by h summation I और x I, y I और z I। और ये अलग से डिफाइन कर लेंगे आप। जो I यहां पर होगा वो स्टार्ट होगा 1 से 1 2 3 अप टू ये नंबर ऑफ क्लास होता है। ठीक है ना, नंबर ऑफ क्लास। किसी पॉइंट ग्रुप में जितना क्लास होगा उतने आपको इस तरह के टर्म्स लिखने हैं। समीशन में इस तरह के प्रोडक्ट का सम होगा। देखो जैसे वाटर मॉलिक्यूल होता है, वाटर मॉलिक्यूल में कितनी क्लास होती है? 4 क्लास होती हैं। तो ऐसे 4 टर्म लिखेंगे आप इस तरह से, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2। इस तरह से जितनी क्लास उतने आपको टर्म लिखना होगा एंड सो ऑन। ठीक है, अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 क्लास होती हैं तो 3 टर्म तक लिखेंगे। ठीक है, तो डिपेंड करता है किस मॉलिक्यूल में कितनी क्लासेस हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का क्वेश्चन है तो आप 4 टर्म तक लिखेंगे। अमोनिया मॉलिक्यूल में 3 क्लास होती है तो 3 टर्म तक लिखेंगे। तो ये इस फॉर्मूले का इलाबोरेशन है कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या, समीशन का यहाँ पर मतलब क्या है। तो इस फॉर्मूले को ही हम बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, या रिडक्शन फॉर्मूले का एक तरह से बेस है। आप इसको भी रिडक्शन फॉर्मूला कह सकते हैं, बट सभी आईआरस के नंबर्स को कंबाइन करने के बाद जो फॉर्मूला निकल के आएगा उसको हम बोलेंगे रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है ना, ये रिडक्शन फॉर्मूले का एक तरह से बेस जनरेट कर रहा है। तो इस फॉर्मूले में जो एन आई आर है, एन आई आर इज हेयर नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो नाम से क्लियर है, नंबर ऑफ इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिडक्शन करेंगे इस फॉर्मूले से, इसलिए इसको भी रिडक्शन फॉर्मूला बोलना गलत नहीं होगा। एच इज हेयर ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। ठीक है ना, और ये जो एक्स आई वाई आई जेड आईज लिखे हुए हैं, एक्स आई आर हेयर करेक्टर्स ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, वाई आई आर द करेक्टर्स ऑफ irreducible representation and zi are the simply coefficients. These are the coefficients of symmetry elements. ठीक है, these are the coefficients of symmetry elements। और ये आपकी चॉइस है, आप ये कोफिशिएंट रिड्यूसिबल से भी देख सकते हैं और इरिड्यूसिबल से भी, आइदर फ्रॉम रिड्यूसिबल और फ्रॉम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। देखो दोनों रिप्रेजेंटेशन ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस कर लिया कि रिड्यूसिबल क्या होता है और इरिड्यूसिबल क्या होता है। वो आप लेक्चर देख लेना, तभी आपको आज का लेक्चर समझ में आएगा। ठीक है, तो इरिड्यूसिबल तो करेक्टर टेबल होता है, रिड्यूसिबल हायर डायमेंशन का होता है जिसको रिड्यूस करते हैं। तो इस फॉर्मूले से हम रिडक्शन करेंगे। अभी देखेंगे किस तरह से करते हैं। अब इसके बाद कुछ और चीजें सेट कर लेते हैं। पहले आप नोट करो इसको, कुछ चीजें इसमें और फिक्स कर लेते हैं। ठीक है, जैसे हम जब एप्लीकेशन करेंगे ग्रुप थ्योरी का तो कुछ बेसिस यूज करेंगे, हम पर्टिकुलर बेसिस लेंगे और उस पर्टिकुलर बेसिस से कुछ पर्टिकुलर एप्लीकेशन हमको एक्सप्लेन करनी होती है। देखेंगे क्या मीनिंग है, किसी पर्टिकुलर बेसिस से किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करते हैं। अब किस बेसिस से किस एप्लीकेशन को एक्सप्लेन करना है वो हमको एक बार फिक्स कर लेना। ठीक ना, ये चीजें एज ए रेफरेंस हम मान के चलेंगे। कुछ बेसिस का कुछ एप्लीकेशन फिक्स होता है। अब एक साइड बेसिस के नेम लिखेंगे और एक साइड लिखेंगे आप एप्लीकेशन। इस साइड लिखते हैं बेसिस।
ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पहला बेसिस 3 एन कोऑर्डिनेट्स। मोस्टली नेट गेट टिफर किसी भी एग्जाम में अभी तक जो क्वेश्चन आए हैं उनमें 99% क्वेश्चन 3 एन कोऑर्डिनेट बेसिस के होते हैं। नंबर 2 बेसिस हम बॉन्ड वेक्टर की बात करेंगे, इससे भी एक दो बार नेट में क्वेश्चन था। और थर्ड बेसिस बॉन्ड एंगल। 3 तरह की बेसिस के क्वेश्चन आते हैं। ये सब बेसिस प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस किए थे, ठीक है ना। बॉन्ड एंगल्स या बॉन्ड एंगल, सिंपली बॉन्ड एंगल एज ए बेसिस। अब देखते हैं इनमें से किस बेसिस से कौन सा एप्लीकेशन एक्सप्लेन करना होता है। तो देखो बॉन्ड वेक्टर तो सिंपली स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस के लिए होता है, इन ऑर्डर टू एक्सप्लेन स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस, राइट। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए भी होता है। हाइब्रिडाइजेशन स्कीम को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। बॉन्ड एंगल से हम बेंडिंग वाइब्रेशंस की बात करते हैं, बेंडिंग वाइब्रेशंस। 3 एन कोऑर्डिनेट बेसिस से हम ट्रांसलेशनल, मोड्स फाइंड आउट कर सकते हैं, रोटेशनल मोड्स, एंड वाइब्रेशनल मोड्स। वाइब्रेशनल मोड्स इसी को बोलते हैं नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। इसका एक ऑल्टरनेट नेम और लिख लेंगे आप, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, वो इसी को बोलते हैं। टोटल मोड्स, टोटल मोड्स का मीन्स इन तीनों के सम से ही है टोटल मोड्स। टोटल मोड्स में ट्रांसलेशन भी होगा, प्लस रोटेशनल मोड भी होगा, प्लस वाइब्रेशनल मोड भी होगा। तीनों मोड की बात करते हैं हम, ठीक है ना। इसके बाद एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन आईआर एक्टिविटी या आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस, रमन एक्टिविटी या रमन एक्टिव वाइब्रेशंस। इसके अलावा और एप्लीकेशन जैसे पैरेलल वाइब्रेशंस, परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस, इन प्लेन वाइब्रेशंस, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस। All these can be explained with respect to basis of 3 n coordinates, out of plane vibrations, ठीक है। क्वेश्चन कैसे करते हैं वो एक बार हम देखेंगे अभी, पर फिलहाल आप नोट कीजिए हमने फिक्स कर लिया इन एप्लीकेशंस के लिए हम ये वाली पर्टिकुलर बेसिस यूज करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद और कुछ चीजें फिक्स कर लेते हैं। एक वर्किंग मेथड फिक्स कर लेते हैं कि जब भी आपको इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ गया, मान लो आईआर एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया, रमन एक्टिविटी का क्वेश्चन आ गया, तो कैसे करेंगे उसका एक मेथड फॉलो जो करना है हमको वो हम लिख लेते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होगा आप फाइंड आउट करेंगे रिडक्शन फॉर्मूला, ठीक है ना, जिसमें आप नंबर से निकालते हैं आईआर का नंबर। रिडक्शन फॉर्मूला यूज करेंगे, या वो जो फॉर्मूला लिखा था ना नंबर ऑफ आईआर 1/h सिग्मा xi yi zi, उस फॉर्मूले का यूज करके इस तरह का आप एक फॉर्मूला निकालेंगे, इक्वेशन नंबर 1 मान लेंगे। और एक चीज फिक्स कर लेंगे, इस फॉर्मूले में ना सभी मोड होते हैं टोटल। दिस फॉर्मूला कंटेन्स टोटल मोड्स, में इसमें ट्रांसलेशन भी होगा, रोटेशन भी होगा और वाइब्रेशन भी होगा। नंबर 2, फिर इसके बाद सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे ट्रांसलेशनल मोड्स, ठीक है ना। ट्रांसलेशनल मोड पूरा वर्ड लिख लेंगे आप। तो ट्रांसलेशनल मोड्स एक्चुअली आर दोज विच ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू XYZ एक्सिस। कैरेक्टर टेबल में जिनके सामने इनमें से कोई सा भी एक लिखा मिलेगा वो सब ट्रांसलेशन में एक्टिव होगा। वो देखेंगे कैसे करेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन नंबर 2 अभी क्वेश्चन से क्लियर होगा। फिर हम निकालेंगे रोटेशनल मोड्स, ठीक है, पूरा वर्ड लिख लेंगे आप, रोटेशनल मोड्स। तो रोटेशनल मोड्स होते हैं जिनके सामने कैरेक्टर टेबल में इनमें से कोई भी एक लिखा होता है, एटलीस्ट। एक से ज्यादा भी हो सकते हैं पर कम से कम एक होना चाहिए। देखो ना, ये मोड्स वर्ड लिख लेना आप, ट्रांसलेशनल मोड्स, रोटेशनल मोड्स, ये सब लिखते चलना आप। और फिर सबसे इंपॉर्टेंट नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन, इस बार ये वाला नाम लिख लेते हैं, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन या सिंपली
वाइब्रेशनल मोड भी लिख सकते हैं, नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन या वाइब्रेशनल मोड्स। तो एक्चुअली आप ऐसे देखो, इसमें आपके पास तीनों मोड है, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन। आप इनके इन दोनों को ऐड करके इससे माइनस कर दो तो जो बचेगा वही क्या होगा, वाइब्रेशनल मोड्स। तो इसका ऐसे फॉर्मूला लिख लेंगे, इक्वेशन 1 से आप 2 और 3 को सम करके माइनस कर देंगे, ठीक है। उसके बाद नंबर 5, आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन काफी आता है, आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस, ठीक है। तो ये आईआर एक्टिव वाइब्रेशन वो वाइब्रेशन होंगे जिनके सामने करेक्टर टेबल में एटलीस्ट इन तीनों में से कोई भी एक लिखा होता है। बट एक चीज ध्यान से रखना, जब भी आप आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो माइंडेड इससे स्टार्ट करेंगे, इक्वेशन नंबर 4 से। इसको हम इक्वेशन नंबर 4 बोलेंगे बिकॉज इसी के अंदर वाइब्रेशन है, ये केवल वाइब्रेशंस हैं। तो जब भी आईआर एक्टिव रमन एक्टिव देखना है तो आप इनके अंदर से क्लासिफिकेशन देखेंगे, ना कि इस इक्वेशन नंबर 1 से, क्योंकि इसके अंदर तो ट्रांसलेशन भी था, रोटेशन भी था। बट हमें क्या देखना, आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस। तो माइंडेड जो प्योरली वाइब्रेशन है उनमें से किसी को आईआर एक्टिव देखना, तो यहां से आप आईआर एक्टिविटी देखेंगे इक्वेशन नंबर 4 के बाद से। देन रमन एक्टिव वाइब्रेशंस, रमन एक्टिव वाइब्रेशंस की बात करेंगे तो ध्यान रखना, रमन एक्टिव वाइब्रेशंस ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड, लाइक दिस टर्म्स। मे बी ऐसे हो सकता है एक्स वाई, वाई जेड एंड जेड एक्स, ऑल दीज आर क्वाड्रेटिक फंक्शंस ऑफ एक्स वाई जेड। तो जिस वाइब्रेशन के सामने इनमें से कोई भी एक टर्म लिखा मिल गया वो रमन एक्टिव होगा, ठीक है। 6 एप्लीकेशन हो गए, ये क्वेश्चन नंबर 5 और ये क्वेश्चन नंबर 6। और एप्लीकेशन इसके बाद यहां लिखते हैं। देन 7 एक आएगा पैरेलल वाइब्रेशंस। सो पैरेलल वाइब्रेशंस आर दोज विच ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल एक्सिस, या सिंपली जिनके सामने प्रिंसिपल एक्सिस का कैरेक्टर पॉजिटिव होगा वो पैरेलल वाइब्रेशंस बोले जाएंगे। Perpendicular vibrations are those which are antisymmetric with respect to principal axis, या principal axis का character negative होगा। Then number 9, in plane vibrations, नाम से क्लियर है, in plane vibration जिसमें सिग्मा एच होता है, या ऐसे वाइब्रेशंस जिनके सामने सिग्मा एच का कैरेक्टर पॉजिटिव होता है। और एक लास्ट इस सीरीज का आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस, आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस नाम से क्लियर है, जिनमें सिग्मा एच नहीं होगा या जिनमें सिग्मा एच का कैरेक्टर नेगेटिव होता है, आर कॉल्ड आउट ऑफ प्लेन वाइब्रेशंस, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हम इस सीक्वेंस में फॉलो करने वाले हैं। क्वेश्चन से हम अभी अप्लाई करते हैं तब आपको बहुत क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद और को जल्दी से एक एप्लीकेशन और आएगी, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस, अलग से लिखेंगे आप, एक और न्यू एप्लीकेशन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। ये नंबर डालने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस। तो ध्यान रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू डाइपोल मोमेंट वेक्टर एंड डाइपोल मोमेंट वेक्टर ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड एक्सिस। जो भी डाइपोल होगा किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर होता है, ठीक है ना। तो हम सीधा से फिक्स करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का सीधा फंडा होगा जब आप डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लेंगे इनिशियल से फाइनल स्टेट का, तो उसमें से यदि किसी के भी सामने एक्स वाई जेड में से कोई भी एक मिल गया तो वो ट्रांजिशन अलाउड होगा, और ऐसी टर्म नहीं मिली तो वो फॉरबिडन ट्रांजिशन बोलेंगे। क्वेश्चन से क्लियर होगा, एक बार पूरा समरी कर रहे हैं। अब नंबर डालना चाहो तो डाल सकते हो, 10 कर दिया था, ये 11th नंबर पॉइंट याद रखेंगे। देन 12th एक क्वेश्चन पोलर मॉलिक्यूल्स का जाता है, पोलर पॉइंट ग्रुप्स। ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर या नॉन पोलर। तो एक बार फिक्स कर लो, C1, CS, CN और CNV, these 4 पॉइंट ग्रुप्स आर पोलर। यदि किसी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप इनमें से कोई सा भी एक होगा तो उसको बोलेंगे पोलर। एक बार कायरलिटी का क्वेश्चन आ जाता है, कायरल मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना, कायरल मॉलिक्यूल्स। तो ध्यान रखेंगे, कायरल मॉलिक्यूल्स आर दोस विच हैव पॉइंट ग्रुप C1, CN और DN। किसी भी मॉलिक्यूल का पॉइंट ग्रुप इनमें से कोई सा एक है तो वो कायरल होगा। हाँ, कायरल मॉलिक्यूल भी दो तरह के होते हैं, वन इज एसिमेट्रिक, इज नो सिमेट्री, एंड वन इज डिससिमेट्रिक,
ठीक है ना, असिमेट्रिक और डिसिमेट्रिक। तो जिसका पॉइंट ग्रुप C1 होता है, मिस आइडेंटिटी के अलावा कुछ नहीं होता, वो तो एसिमेट्रिक। और जिनमें दो पॉइंट ग्रुप होते हैं CN और DN, वो डिसिमेट्रिक कैटेगरी में। ठीक है, अब क्वेश्चन एप्लीकेशन पर आएंगे। जितना भी थ्योरेटिकल पॉइंट्स थे वो सब हमने लिख लिए, बट ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट समरी है। जितना भी लिखा हुआ है ऑलमोस्ट 100%, ये फर्स्ट स्लाइड, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ, ऑलमोस्ट 99.99% हर बार नेट और गेट में यहाँ से क्वेश्चन मिलने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इस बार तो 2 या 3 4 क्वेश्चन थे इस बार ग्रुप थ्योरी से नेट में। आई थिंक 12 या सॉरी 14 टू 16 मार्क्स की ग्रुप थ्योरी पूछा था, तो सबसे इंपॉर्टेंट समरी ये हमने कर लिया। अब इसके बाद देखो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, इससे क्वेश्चन किस तरह से आएगा। एक क्वेश्चन देखते हैं, काफी क्वेश्चन डिस्कस करने हैं आज। हाँ, पहला क्वेश्चन है, देखो आप, देखो एक करेक्टर टेबल दिया हुआ है C3 भी पॉइंट ग्रुप का, और ये इसका रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है, और इसके कंपोनेंट्स पूछे हुए हैं। तो माइंडेड ये तो रिड्यूसिबल है और ये वाला इरिड्यूसिबल है। जो करेक्टर टेबल होता है वो इरिड्यूसिबल ही होता है, ठीक है ना। ये IR1 IR2 IR3 ये रिड्यूसिबल है, इसको रिड्यूस करना है। तो देखो अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था, नंबर ऑफ एनी IR इज इक्वल टू 1/h, और समेशन, और यहाँ पे देखो कितनी क्लास है, 1 2 3 क्लास है, इसलिए से 3 टर्म लिखेंगे, x1 y1 z1 प्लस x2 y2 z2 प्लस x3 y3 और z3। ठीक है, ऐसे 3 टर्म लिखेंगे हम। अब इसके बाद वहां पर आपको लिखाया था कि x कहां से आता है, x आर द कैरेक्टर्स ऑफ रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो बेसिकली x1 है, ये x2 है और ये x3 है। जो x वैल्यूज आती है वो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से आती है, तो ये वाला रिड्यूसिबल है जिसकी डायमेंशन ज्यादा होती है, जिसको रिड्यूस कर सकते हैं। और ये IR है, तो y को हमने लिखा था, y कहां से आता है, देखो आप, y हमने लिखा था, आप देख लेना, फ्रॉम इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। तो ये जो IR के सामने कैरेक्टर लिखे हुए हैं ये एक्चुअली y1 y2 y3 है, ठीक है ना। ये वाले डिजिट्स, ये जो डिजिट्स हैं ये y वैल्यूज हैं। जब आप A1 की बात करते हो, A2 के y1 y2 y3 अलग हो जाएंगे, ये y1 ये y2 ये y3 A2 के लिए, A3 के लिए ये y1 ये y2 ये y3, ठीक है ना। तो IRs के y1 y2 y3 उनके सामने लिखे करेक्टर्स होते हैं, y1 y2 y3, ऐसे आप A2 का लिख लेंगे। और Z कहां से लिखा था हमने, Z लिखा था आप रिड्यूसिबल से देखो या इरिड्यूसिबल से, ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं इनको बोलते हैं Z1 Z2 Z3, दीज कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो एक बार कंप्लीट आपको लिख कर दिखा दिया कि x कहां से आएगा, y कहां से आएगा और z कहां से आएगा। अब ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सभी IRs पर। तो फर्स्ट IR क्या, A1, इस पर अप्लाई करते हैं। अब देखो मैं यहां पर लिखता हूं, फर्स्ट पर यहां अप्लाई किया, नंबर ऑफ किसका, A1 का, फर्स्ट IR इक्वल टू, देखो 1 अपॉन, ऑर्डर क्या होता है इन कोफिशिएंट का सम, 3 + 2 + 1 6 हो गया, 1/6। अब देखो मल्टीप्लाई करना सीखो आप, x1 y1 z1, तो x1 y1 और ये z1, आप z1 यहां से ले लो या z1 यहां से ले लो, ये तो z1 ही है। दिस इज z1, दिस इज z2 एंड दिस इज z3। आप चाहे रिड्यूसिबल से लिखो या रिड्यूसिबल से z की वैल्यू फिक्स है। तो x1 y1 और ये z1 6 आ गया आई थिंक, प्लस x2 यानी 3 y2 और z3, तो ये भी 6 आ रहा है, और प्लस x3 0 है तो फिर तो 0 ही आएगा, 6 + 6 12/6 में ये 2 आ जाएगा। देखो कैलकुलेशन करके आप भी ऐसे आप A2 का निकालो, वीडियो पॉज करो और इनके नंबर फाइंड आउट करो आप। देखो A1 A2 A3 कितना आता है, ठीक है। फिर हम A2 की कैलकुलेशन करते हैं ऐसे, कोई भी एक आपको प्रॉपर तरीके से आ गया तो बहुत सिंपल है। देखो ऑर्डर तो 6 ही है। अब इसके बाद देखो बस y1 y2 y3 चेंज हुआ है, ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है, किसके लिए, A2 के लिए, जब A2 की कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अब ध्यान से देखो लास्ट वाले का साइन चेंज होगा केवल, y1 y2 तो प्रीवियस वाले ही हैं, तो पहले 2 डिजिट तो सेम आ जाएंगे, बस लास्ट वाले का साइन चेंज होगा, अदरवाइज आप पूरा अप्लाई करके देख लेना। तो ये भी 2 आ रहा, और सेम टाइप से आप कैलकुलेशन करेंगे E के लिए भी। तो 1/6, इस बार देखो ये 6 2 जा 12 हो जाएगा, पहले डिजिट 12 आएगी, प्लस सेकंड का करेक्टर माइनस का हो जाएगा, माइनस के 6 और लास्ट वाला तो 0 है,
तो ये फिर से 1 आ जाएगा। तो फाइनली आप देखेंगे रिडक्शन फॉर्मूला इक्वल टू रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज 2 टाइम्स ऑफ A1 प्लस 2 टाइम्स ऑफ A2 प्लस 1 टाइम ऑफ E। दिस इज कॉल्ड रिडक्शन फॉर्मूला। ठीक है, ये भी रिडक्शन फॉर्मूला है एक्चुअली, ठीक है ना। इसका यूज करके फाइनली हमको किसी पॉइंट ग्रुप का एक ओवरऑल एक्सप्रेशन मिल जाता है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को एक्सप्लेन करने का। तो आई थिंक ये फर्स्ट वाला ही ऑप्शन है। जल्दी से क्रॉस चेक करो आप। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर गया है। तो इस तरह से ना हमको कैलकुलेशन करनी होती है। तो आई थिंक समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, और क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं, करो जल्दी से। ठीक है, ये क्वेश्चन करते हैं। देखो इसमें क्या है, इस क्वेश्चन में एक रिड्यूसिबल टेबल दिया हुआ है। आप नोटिस करना ये वाला टेबल रिड्यूसिबल है, जिसका डायमेंशन ज्यादा होता है, रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। और ये सब IR है, इरिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है। और हमको रिड्यूसिबल को रिड्यूसिबल में रिड्यूस करना है। तो फॉर्मूला आपको पहले बताया था, नंबर ऑफ एनी IR इज इक्वल टू 1/h और समेशन XI YI और ZI। ठीक है, और यहाँ पे बिकॉज ये 4 क्लासेस हैं तो आप फॉर्मूला 4 स्टेप तक लिखेंगे। तो फॉर्मूला बेसिकली क्या लिखेंगे, 1 बाई ऑर्डर, ऑर्डर कितना है इन कोफिशिएंट का सम 1 1 1 1 1 4 हो जाएगा, 1/4। और ऐसे 4 टर्म लिखेंगे हम, मीन्स X1 Y1 Z1 प्लस X2 Y2 Z2 प्लस X3 Y3 Z3 और प्लस X4 Y4 और Z4। ठीक है, तो ये रिडक्शन फॉर्मूले को हम ऐसे लिखना सीखेंगे। ठीक है ना, ये जो फॉर्मूला लिखा हुआ है किसी भी IR के लिए तो डिपेंड करता है किसी पॉइंट ग्रुप में जितनी क्लास होती है आपको उतने टर्म तक लिखना होता है। फिर क्या देखो, x कहां से आता है, आपको पहले बताया था x कहां से आता है। x क्या होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के। तो ये एक्चुअली X1, ये X2, ये X3 और ये X4 है। रिड्यूसिबल से आता है x। y कहां से आता है, IR से आता है। जब आप A1 की कैलकुलेशन करोगे तो इसके सामने के जो भी कैरेक्टर्स हैं ये एक्चुअली Y1 Y2 Y3 और Y4 है। ठीक है, और Z कहां से लिखा था हमने, जो ये कोफिशिएंट्स होते हैं इन कोफिशिएंट को हम एक्चुअली Z1 Z2 Z3 और Z4 बोलते हैं। ठीक है, दीज आर कॉल्ड Z कैरेक्टर्स। अब बस यहां पर फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। करो अप्लाई, एक बार ट्राई करो आप A1 के लिए। ठीक है, तो देखो A1 की कैलकुलेशन में आपको यहां पर करके दिखाता हूं, कैलकुलेशन ऑफ A1 या नंबर ऑफ A1। ठीक है, तो 1 बाई ऑर्डर देखो कितना है 4। अब इनका मल्टीप्लाई डायरेक्ट ही करेंगे आप, X1 Y1 Z1 8 हो गया। फिर X2 Y2 Z2 -2 हो जाएगा, X3 Y3 Z3 -6 हो जाएगा, X4 Y4 Z4 प्लस का 4 हो जाएगा। ठीक है, अब कैलकुलेशन कर लो, 8 कैंसिल आउट हो गया, 4/4 में ये 1 आ रहा है। करो आप भी ट्राई ऐसे। ठीक है, अब सेम टाइप से आप कैलकुलेशन किस पर, A2 के लिए करेंगे। A2 की कैलकुलेशन तो देखो ऑर्डर तो सेम है। अब बस ना आप बेसिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, पर फिर भी ना कुछ रीजनिंग टाइप से देखो, शॉर्टकट टाइप से देखो। A1 A2 में x की वैल्यूज का कोई चेंज नहीं है, z की वैल्यूज का कोई चेंज नहीं है, चेंज किसका, y की वैल्यूज का है। तो y के फर्स्ट 2 कैरेक्टर सेम है, बस लास्ट वाले 2 कैरेक्टर के साइन माइनस हो गया है। तो आप इसी कैलकुलेशन में लास्ट वाले 2 डिजिट के साइन चेंज कर दो, बहुत इजी कैलकुलेशन। 8 - 2 ये प्लस कर दो माइनस की जगह और ये माइनस कर दो। तो इस तरह के शॉर्टकट से आंसर बहुत फास्ट आ जाएगा। आप बेसिक फॉर्मूले से करेंगे तब भी सेम आएगा, पर एग्जाम में आपको टाइम सेव करना होता है तो उसका ट्रिकी अप्रोच यही है कि A1 A2 की कैलकुलेशन में केवल y के लास्ट वाले 2 कैरेक्टर के साइन अपोजिट हो गए, तो आप भी बस इसी फाइनल कैलकुलेशन में लास्ट के 2 कैरेक्टर्स के साइन अपोजिट कर देंगे। अब देख लो कैलकुलेशन कितना आ गया, तो 2 आ रहा है शायद। ठीक है, तो इसी टाइप के शॉर्टकट से बाकी 2 भी कर दो आप। करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके आप भी ट्राई करो। अब किसका नंबर निकालेंगे हम, नंबर ऑफ B1। ऑर्डर तो सेम है। अब फिर से कंपेयर करो, फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में B1 में कहां पर चेंज है, सेकंड और लास्ट वाले का साइन चेंज कर दो। फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में तो सेकंड और लास्ट वाले का साइन चेंज कर दो, ये माइनस का प्लस कर दो, थर्ड वाला सेम रखेंगे और लास्ट वाले अभी प्लस का माइनस कर दो। फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में थर्ड वाले में क्या डिफरेंस था, ये सेकंड और फोर्थ कैरेक्टर नेगेटिव है तो सेकंड को अपोजिट कर दिया और इसको अपोजिट कर दिया। देखो कैलकुलेशन, इस बार 0 आ गया, प्लस का 10 माइनस का 10 0 हो जाएगा। ठीक है, करो जल्दी से लास्ट वाला B2।
बिल्कुल सेम इसी टाइप से करने होते हैं आपको। नंबर ऑफ B2, तो ऑर्डर 1/4। देखो इसमें क्या है, मिड वाले दो के साइन चेंज कर दो, फर्स्ट वाले के रेस्पेक्ट में मिड वाले दो अपोजिट कर दो, तो ये दो अपोजिट करना है, तो सारे प्लस हो जाएंगे इस बार। तो इस बार इस साइड 20/4 में 5 आ जाएगा, तो 1205। तो रिडक्शन फॉर्मूला ही बनेगा, रिडक्शन फॉर्मूला इक्वल टू 1 टाइम्स A1 प्लस 2 टाइम्स A2 प्लस 0 टाइम्स B1, उसे लिखेंगे नहीं, और प्लस 5 टाइम्स B2। ठीक है, 5 टाइम्स B2। अब देख लो ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, कैलकुलेशन देख लो, कोई मिस्टेक तो नहीं है। ठीक है, देखो अब कैलकुलेशन सब सही किया हुआ है। हाँ, तो 1 टाइम्स A1, 2 टाइम्स A2 और 5 टाइम्स B2, तो ये आंसर हमारा बी मैच कर रहा है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक कैलकुलेशन समझ पा रहे हो आप। तो इस तरह से हमें क्वेश्चन अप्लाई करना होता है। हाँ, गेट 2020 का क्वेश्चन है, हमें C3B का एक रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है, दिस वन इज रिड्यूसिबल, और एक हमको इरिड्यूसिबल यानी कि करेक्टेड टेबल दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमसे रमन एक्टिव मोड्स पूछा हुआ है, और हमको पता है रमन एक्टिव मोड्स क्या होते हैं, विच आर क्वाड्रेटिक फंक्शंस। इस तरह की टर्म जिसके सामने लिखा होता है वो सब रमन एक्टिव होता है, और ये लास्ट वाले कॉलम से देखते हैं। ठीक है, अब सबसे पहले हमको रिडक्शन फॉर्मूला लगा के इसको रिड्यूस करना होगा। तो देखिए रिडक्शन फॉर्मूला क्या है, रिडक्शन फॉर्मूला ऑलरेडी हमने किया हुआ पहले से, 1/ऑर्डर, और इस तरह के टर्म होते हैं x1 y1 z1 x2 y2 z2 प्लस x3 y3 z3। इसको हम तीन टर्म तो लिखेंगे बिकॉज इस मॉलिक्यूल में तीन क्लास है, 1 2 3। यहां पर देखते हैं तीन क्लास है 1 2 3, इसलिए 3 टर्म्स तो लिखेंगे। और ये एक्स वाई जेड क्या होते हैं, तो जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन के करेक्टर्स होते हैं, ये एक्चुअली x1 x2 x3 की वैल्यूज होती हैं। जिस IR पर फॉर्मूला अप्लाई करोगे उसके सामने जो करेक्टर्स लिखे होते हैं ये एक्चुअली y1 y2 y3 की वैल्यूज होती हैं। ये y1 है, ये y2 है और ये y3 है। जब A2 पर अप्लाई करेंगे तो ये y1 ये y2 ये y3। जब E पर अप्लाई करेंगे ये y1 ये y2 ये y3। और ये जो कोफिशिएंट्स होते हैं ये एक्चुअली z1 z2 और z3 की वैल्यूज होती हैं, z1 z2 z3। तो देखो अप्लाई करते हैं, सबसे पहले A1 पर अप्लाई करते हैं। ठीक है, नंबर ऑफ A1, तो ऑर्डर कितना है, कोफिशिएंट का सम 3 + 2 + 1 6 हो गया ऑर्डर, टोटल सिमेट्री ऑपरेशन। अब देखो मल्टीप्लाई करो, x1 × y1 × z1, तो प्लस का 12 आएगा, सेकंड डिजिट ये 0 है तो 0 आएगा, बेशक मल्टीप्लाई करो आप। और ये यहाँ पर प्लस 2 × 1 × 3 6 आ जाएगा, तो ये 18/6 में 3 आ जाएगा। ठीक है, आप भी करो उसी तरह से, कैलकुलेशन समझ पा रहे हो ना आप, एक्स वाई जेड की इस तरह से वैल्यू अप्लाई करते हैं। आप वीडियो पॉज करो और A2 A3 का नंबर निकालो ऐसे जल्दी से। ठीक है, कर लिया होगा आपने। नंबर ऑफ A2 देखो इसी टाइप से, नंबर ऑफ A2, ऑर्डर तो सेम ही रहेगा। ठीक है, फिर से देखो, अब आप बस इतना देखो, A1 A2 की कैलकुलेशन में x में कोई चेंज नहीं होगा, z में कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किसका होगा, y का, और वो भी लास्ट वाला डिजिट चेंज होगा। तो सीधा एक काम करो, लास्ट वाले डिजिट का करेक्टर माइनस कर दो, केवल सीधा शॉर्टकट ऐसे अप्लाई करो आप, 12 + 0 - 6। ठीक है, तो 6/6 में 1 आ जाएगा। आप पूरी कैलकुलेशन करेंगे x1 y1 z1 x2 y2 z2 x3 y3 z3, उससे भी आंसर सेम आएगा। बट आप ट्रिकी अप्रोच भी अप्लाई करना सीखो। यहां पर ट्रिकी अप्रोच यही था कि A1 A2 में केवल लास्ट वाले डिजिट का साइन नेगेटिव था, तो कैलकुलेशन के लास्ट डिजिट का साइन नेगेटिव कर दोगे आप। सेम E पर देखो आप, 1/6, यहां पर 2 करेक्टर है तो इसका डबल कर देंगे आप, ये 24 आएगा। ठीक है ना, इसके रेस्पेक्ट में डबल कर दिया तो 12 का डबल 24 हो जाएगा, या से 12 × 2 24 × 1 24 आएगा। ठीक है, ये 24 आ रहा है, प्लस ये तो 0 ही रहेगा, और ये यहां से 2 × 0 ये भी 0 हो जाएगा। तो इस बार 24/6 में 6 4 जा 24। तो रिडक्शन फॉर्मूला हमारा ये आ जाएगा, 3 टाइम्स A1 प्लस 1 A2 और प्लस 4E। दिस इज द रिडक्शन फॉर्मूला, और इसको इक्वेशन 1 मान लेंगे। एंड बाइंडेड रिडक्शन फॉर्मूला कंटेन्स ऑल मोड्स, ट्रांसलेशनल प्लस रोटेशनल प्लस वाइब्रेशनल, सब इंफॉर्मेशन इसके अंदर होती है। और हमको कौन सा फाइंड आउट करना है, हमको एक्चुअली रमन मोड फाइंड आउट करना है। तो रमन मोड के लिए पहले ट्रांसलेशन निकालेंगे, फिर रोटेशन निकालेंगे, और फिर इसमें हम वाइब्रेशनल मोड भी निकालने वाले हैं। ठीक है, तो करते हैं अप्लाई जल्दी से। हाँ, ये सभी मोड है इसके अंदर। फिर ट्रांसलेशनल, ठीक है, पूरा वर्ड लिख लेंगे, ट्रांसलेशनल मोड्स।
तो जिसके सामने एक्स वाई जेड होता है इनमें से, सब में नहीं इनमें से, तो देखो A1 के सामने जेड है तो ट्रांसलेशन में एक्टिव होगा, और एक ही बार लिखेंगे, ऐसा नहीं कि तीन है तो दिन लिख देंगे, नहीं एक बार लिखेंगे। A2 के सामने एक्स वाई जेड नहीं है, उसको नहीं देखेंगे, A2 ट्रांसलेशन में नहीं है, और E के सामने देखो एक्स वाई जेड लिखा हुआ है तो ये भी ट्रांसलेशन में आएगा, और एक ही बार लिखेंगे। यहाँ पे कोफिशिएंट 4 का 4 नहीं लिखेंगे, रीजन ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम कैन नेवर एक्सीड 3, मैक्सिमम ट्रांसलेशन डिग्री फ्रीडम कितना होता है 3 होता है, तो 3 से ज्यादा आप इसको कभी भी नहीं दिखा सकते। तो ट्रांसलेशन में और रोटेशन में भी एक एक ही लगते हैं बस केवल। अब रोटेशनल देखो आप, रोटेशनल मोड्स वो होते हैं जिनके सामने आर एक्स आर वाई आर जेड में से कोई सा एक लिखा होता है, तो देखो A1 के सामने तो नहीं है तो ये रोटेशन में नहीं आएगा, A2 के सामने आर लिखा हुआ है तो ये आएगा, ये रोटेशन में एक्टिव होगा, और E के सामने भी आपको आर एक्स आर वाई 2 मिल रहा है, एक मिलने से भी एक्टिव हो जाता है, तो ये यहां भी रोटेशन में आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन नंबर 3। आप इक्वेशन 1 से इन दोनों का सम माइनस कर दो तो जो बचेगा वो वाइब्रेशनल मोड होगा। वाइब्रेशनल मोड्स या नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन में से इक्वेशन 1 से माइनस कर देंगे सम ऑफ 2 + 3। करो माइनस, तो देखो 3A1 में से एक A1 माइनस किया तो 2A1 बचेगा, A2 कैंसिल आउट हो गया और 2E बचेगा, ठीक है। तो ये आगे नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। अब क्वेश्चन देखो एक्चुअली क्या था, क्वेश्चन क्या था एक्चुअली, क्वेश्चन में आपको फाइंड आउट करने थे रमन एक्टिव मोड्स। तो रमन एक्टिव क्या होता है, जिसके सामने लास्ट वाले कॉलम में क्वाड्रेटिक फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड लिखा होता है, कम से कम एक होना चाहिए। तो यहां देखो A1 के सामने क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो A1 भी रमन एक्टिव है, और E के सामने भी क्वाड्रेटिक फंक्शन है तो ये भी रमन एक्टिव है, मींस रमन एक्टिव का भी यही आंसर हो जाएगा। both of these are Raman active, या all these vibrations will be Raman active because इन दोनों के सामने लास्ट वाले कॉलम में आपको क्वाड्रेटिक फंक्शन मिल रहा है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर देख लो कौन सा, 2A1 + 2E मींस फर्स्ट ये आंसर हो जाएगा, फर्स्ट विल बी द राइट ऑप्शन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा, 2A1 + 2E। अच्छा देखो एक्स्ट्रा इनके हिसाब से IR एक्टिविटी पूछता कि बताओ IR एक्टिव कौन कौन से हैं, IR एक्टिव वाइब्रेशन एक्स्ट्रा कर लेते हैं, मे बी आईआर एक्टिविटी का क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो आईआर एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, जिनके सामने कॉलम थर्ड में मींस लास्ट वाले से पहले कॉलम है, देखो उसको बोलते हैं कॉलम फर्स्ट, ये पूरा कॉलम सेकंड, ये कॉलम थर्ड, ये कॉलम फोर्थ होता है। करेक्टेड टेबल वाली वीडियो में आपको बताया था, वो वीडियो देख लेना, करेक्टेड टेबल कैसे ड्राइव होती है सब सिखाया था आपको। तो जिसमें कॉलम थर्ड में एक्स वाई जेड में से कोई सा भी एक लिखा होता है, एक्स वाई जेड में से कोई सा भी एक सिंगल पावर वाला, वो आईआर एक्टिव होता है। रमन एक्टिविटी में आप डबल पावर वाले देखते हैं इस तरह के, तो आईआर एक्टिविटी के लिए सिंगल पावर। अब देखो A1 के सामने सिंगल पावर वाला है तो आईआर एक्टिव होगा, और E के सामने भी सिंगल पावर मिल रहा है, सो ऑल दीज वाइब्रेशंस आर आल्सो आईआर एक्टिव। और यहाँ पे ना विद कोफिशिएंट लिखते हैं, ध्यान रखना आप, आईआर एक्टिव में भी और रमन एक्टिविटी में भी कोफिशिएंट के साथ लिखते हैं, मींस जितने भी वाइब्रेशन है सब आईआर एक्टिव या सब रमन एक्टिव। तो क्वेश्चन कंप्लीट है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था। हाँ देखिए क्वेश्चन है नेट 2022 का क्वेश्चन है। इसमें हमको फॉर्मल्डिहाइड मॉलिक्यूल पॉइंट ग्रुप C2 भी होता है, उसका करेक्टर टेबल दिया हुआ है, ठीक है, और रिडक्शन फॉर्मूला भी दिया हुआ है, और क्लियर लिखा हुआ है देखो टोटल, इसके अंदर टोटल इंफॉर्मेशन है। टोटल में से ट्रांसलेशन भी है इसके अंदर, रोटेशन भी और वाइब्रेशन भी है। तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। पहला इंफॉर्मेशन टोटल मोड्स, एक तरह से ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन प्लस वाइब्रेशन, एवरीथिंग कंटेनिंग फॉर्मूला हमको दिया हुआ है। और वो फॉर्मूला क्या दिया हुआ है, इसके अंदर 4 टाइम्स A1 है प्लस 1 टाइम A2 प्लस 4 टाइम्स B1 एंड 3 टाइम्स B2 दिया हुआ है, इक्वेशन 1। फिर सबसे पहले हम इसमें से फाइंड आउट करते हैं ट्रांसलेशन मोड्स, ट्रांसलेशनल मोड्स, ठीक है। तो ट्रांसलेशन मोड्स कौन से होते हैं, जिनके सामने एक्स वाई जेड कोई सा भी एक लिखा होता है। तो देखो A1 के सामने जेड लिखा हुआ है तो ये आएगा, और यहां पर ना एक ही लिखेंगे बस। आप कभी भी गलती से ऐसा मत कर देना कि 4A1 का 4A1 कॉपी कर दो, नहीं, फिर तो नंबर 3 से ज्यादा हो जाएगा ना। एंड वी नो दैट ऑलरेडी, क्या हमको पहले से पता है कि ट्रांसलेशन डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 से ज्यादा कभी नहीं हो सकता। तो उस इंफॉर्मेशन को माइंड मेकअप करते हुए आप फिक्स कर लेते हैं कि जब भी आप टोटल फॉर्मूले से ट्रांसलेशन निकालोगे तो कोफिशिएंट हमेशा 1 ही लिखोगे, इसको 4 नहीं लिखेंगे। A2 के सामने एक्स वाई जेड नहीं है तो A2 ट्रांसलेशन में नहीं आएगा। B1 के सामने देखो X है तो आएगा, बट एक बार ही लिखेंगे। प्लस B2 के सामने Y है तो ये भी ट्रांसलेशन में आएगा, ठीक है। इसी टाइप से आप निकालेंगे रोटेशनल
इसका निकालेंगे फिर आप रोटेशनल। तो रोटेशनल क्या होता है, जिसके सामने आर एक्स आर वाई आर जेड में से कोई भी एक लिखा होता है। तो देखो ए वन के सामने तो नहीं है इसलिए वन नहीं आएगा, बट ए टू बी वन बी टू तीनों के सामने कोई ना कोई आर लिखा हुआ है, ये आर एक्स है, आर वाई है और आर जेड है। तो लास्ट वाले थ्री दीज आर रोटेशनल एक्टिव। तो इसमें ए टू आएगा प्लस बी वन आएगा और प्लस बी टू आएगा। ये क्वेश्चन नंबर 3। और हमसे फाइंड आउट क्या कराया था, वाइब्रेशनल मोड। तो देखो इसमें तीनों है, आप ट्रांसलेशन रोटेशन को ऐड करो, इससे माइनस कर दो तो बचेगा जो क्या होगा, वाइब्रेशनल मोड्स। देयरफॉर वाइब्रेशनल मोड्स या टू वाइब्रेशनल विल बी इक्वेशन 1 माइनस सम ऑफ 2 एंड 3। ट्रांसलेशन रोटेशन को ऐड करके इक्वेशन 1 से माइनस कर दिया तो जो बचेगा वो क्या बचेगा, वो हमारा वाइब्रेशनल मोड बचेगा। अब देखो A1 कितने बचेंगे, 3A1, एक माइनस हो गया ना, A2 0 हो जाएगा, ठीक है, 3A1 बचेगा। B1 कितना बचेगा, 2 माइनस कर देंगे तो 2B1 बचेगा, और B2 2 माइनस करेंगे तो 1B2 आएगा। अब बस देख लेंगे ऑप्शन कौन सा है, 3A1 प्लस 2B1 प्लस B2। तो राइट आंसर विल बी बी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। तो कैलकुलेशन का ये मेथड हमको करना होता है, बहुत इजी था। पहले में वाइब्रेशनल टोटल दिया हुआ था, उसमें से ट्रांसलेशन अलग किया, एक्स वाई जेड वाला, रोटेशन अलग किया, आर एक्स आर वाई आर जेड वाला, दोनों को सम करके 1 से माइनस कर दो, बचा क्या, वाइब्रेशनल। और वाइब्रेशन का ही क्वेश्चन हमसे पूछा हुआ था। नेक्स्ट जून 2015 का ये क्वेश्चन, और हमसे इस क्वेश्चन में आईआर एक्टिव मोड पूछा हुआ है, ठीक है ना, टेट्राहेड्रल का करेक्टर टेबल दिया हुआ है। तो देखो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन था। वैसे तो इसका बेसिक मेथड ये होता है, पहले आप इस मॉलिक्यूल का रिड्यूसिबल टेबल बनाओगे, फिर उसको रिडक्शन फॉर्मूले से रिड्यूस करोगे, उसमें से ट्रांसलेशन निकालोगे, रोटेशन निकालोगे, फिर वाइब्रेशन आएगा, फिर आईआर एक्टिव रमन एक्टिव, तब देखेंगे आप। बट इस तरह के क्वेश्चन का एक शॉर्टकट है, उसको डायरेक्ट देखेंगे आप तो डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं इसको। आप देखो हमसे आईआर एक्टिव पूछा हुआ है, और आप रिकॉल करो आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस हम क्या पढ़ते हैं, आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशंस विच ट्रांसफॉर्म अकॉर्डिंग टू एक्स वाई जेड एक्सिस। मींस जिस वाइब्रेशन के सामने करेक्टर टेबल के कॉलम नंबर 3 में इनमें से कोई सा भी एक लिखा होगा वो आईआर एक्टिव होगा। अब ध्यान से देखो, ये तीनों के तीनों इस करेक्टर टेबल में तो एक साथ आ रहे हैं, और वो कहां पर आ रहे हैं, वो T2 के सामने आ रहे हैं। तो बस यही आईआर एक्टिव वाइब्रेशन हो सकता है, बाकी और कोई आईआर एक्टिव वाइब्रेशन नहीं हो सकता, बिकॉज किसी के भी सामने T2 के अलावा किसी के भी सामने एक्स वाई जेड हमको नहीं मिल रहा है। और ऑप्शन भी इतना इजी था, बस यही राइट आंसर हो जाएगा T2, ठीक है। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। इजी क्वेश्चन था। D3 पॉइंट ग्रुप का हमें करेक्टर टेबल दिया हुआ है, और कुछ स्टेटमेंट हमको क्रॉस चेक करने हैं। नेट जून 2016 का क्वेश्चन है। तो आप देखिए ना, ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको आईआर एक्टिव और रमन एक्टिविटी की कंडीशन पता होना चाहिए। आईआर एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, आईआर एक्टिव वाइब्रेशंस आर दोज वाइब्रेशंस विच आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट्स, या जिनके सामने करेक्टर टेबल के कॉलम नंबर 3 में, माइंडेड कॉलम नंबर 3 में एक्स वाई जेड में से कुछ भी लिखा होता है वो आईआर एक्टिव होता है। और रमन एक्टिव वाइब्रेशंस वो होते हैं जिनके सामने करेक्टर टेबल के कॉलम 4 में एक्स वाई जेड का कोई भी एक क्वाड्रेटिक फंक्शन इस तरह का लिखा होता है। ये सब क्वाड्रेटिक फंक्शंस के एग्जांपल हैं इस तरह का। ये है तो रमन एक्टिव, सिंगल पावर है तो आईआर एक्टिव होगा। अब एक एक स्टेटमेंट देखते हैं। पहले ऑप्शन ए देखते हैं हम। ऑप्शन में बोला इट इज पॉसिबल टू हैव ए टोटली सिमेट्रिक वाइब्रेशन। माइंडेड टोटली सिमेट्रिक मींस जिसके सारे कैरेक्टर पॉजिटिव हैं। तो ऐसा यहां पर A1 दिया हुआ है, A1 के सारे कैरेक्टर पॉजिटिव हैं। इसमें देखो नहीं है सारे पॉजिटिव, इसमें नहीं है, तो A1 यहां पर टोटली सिमेट्रिक है, ऑल कैरेक्टर पॉजिटिव। तो A1 कैसा है देखो, इट इज पॉसिबल टू हैव दिस विच इज आईआर एक्टिव। बट ये आईआर एक्टिव है क्या, नहीं, बिकॉज A1 के सामने यहां पर देखो एक्स वाई जेड मिसिंग है। तो A1 टोटली सिमेट्रिक तो है, बट ये आईआर एक्टिव नहीं है। रमन की बात नहीं करेंगे, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। सेकंड ऑप्शन, ऑल आईआर एक्टिव आर नेसेसरीली रमन इनएक्टिव। जो आईआर में एक्टिव होगा वो रमन में हमेशा इनएक्टिव होगा। देखो ऐसा नहीं है। आप ई को देखो, जो ई लिया हुआ है, आप इसकी एक्टिविटी देखो आईआर में और रमन में, क्रॉस चेक करते हैं एक बार। तो देखो ई आईआर में एक्टिव होगा क्योंकि एक्स वाई जेड मिल रहा है आपको, ये आईआर में एक्टिव है, तो आईआर एक्टिव मोड है ये, ठीक है। और रमन में भी एक्टिव है क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन भी मिल रहा है, तो दोनों में एक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया ना। इसने बोला था जो आईआर में एक्टिव होगा वो हमेशा रमन में इनएक्टिव होगा, नहीं, आईआर भी एक्टिव है और रमन भी एक्टिव है। तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ था, सी। ऐसे आप सी को चेक करो, इसमें रमन के लिए बोला हुआ है, इसने बोला है कि जो रमन में एक्टिव होगा वो आईआर में
भी एक्टिव होगा। ठीक है, जो रमन में एक्टिव होगा वो आईआर में भी एक्टिव होगा। तो ऐसा देखो वाइब्रेशन जो रमन में एक्टिव है, आप ए1 की बात करो, ए1, ए1 देखो रमन एक्टिव है बिकॉज ए1 के सामने क्वाड्रेटिक फंक्शन है, बट यहां पर मिसिंग है, ये आईआर में एक्टिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी रॉन्ग प्रूव हो जाता है। ए1 ऐसा वाइब्रेशन है जो रमन तो एक्टिव है बट ये आईआर में इनएक्टिव है, तो ये इसलिए स्टेटमेंट सी भी गलत हो जाता है। और लास्ट ऑप्शन डी, इट इज पॉसिबल टू हैव ए पेयर ऑफ आईआर एक्टिव मोड्स दैट आर डिजेनरेट। ठीक है, तो ये जो वाइब्रेशन है इसके सामने देखो एक्स वाई लिखा हुआ है, तो ये स्टेटमेंट करेक्ट है। जब ऑलरेडी ए बी सी इनकरेक्ट हो गया तो यही डी बचता है, और ये सही भी है। आईआर एक्टिव मोड्स का आपको पेयर मिल रहा है, एक्स में मिल रहा है वाई भी, एक पेयर हो गया आपके पास, ठीक है ना, और ये डिजेनरेट है क्योंकि दोनों की सिमेट्री सेम आ रही है, दोनों ई के सामने, तो उसको डिजेनरेसी भी कर सकते हैं। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी हो जाता है। ठीक है, ओके। देखो ये नवंबर 2020 नेट का क्वेश्चन है, हमको D3H का करेक्टर टेबल दिया हुआ है, और इस टेबल के साथ में आपको कुछ डाटा दिया हुआ BCL3 का कि आईआर बैंड्स कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर और रमन बैंड कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी पर। तो एक बार लिख लेते हैं। देखो सबसे पहली फ्रीक्वेंसी में कितना दिया हुआ है, 995, ठीक है, और फिर इसके बाद 480 दिया हुआ है, और एक 244 भी दिया हुआ है। ठीक है, तीन फ्रीक्वेंसी दी हुई है। ये कहां पर है, ये आईआर में एक्टिव है, ये आईआर में ऑब्जर्व हुआ है। ठीक है, और एक रमन की भी देख लेते हैं, रमन में कौन कौन सी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व हुई है, दिस फ्रीक्वेंसी आईआर एक्टिव। इसके बाद देखो रमन में कौन कौन सा है, रमन में 995 है, तो इसी में टिक लगा देते हैं। 995 आईआर में भी है और रमन में भी है। 471 एक नई फ्रीक्वेंसी है, तो 471 रमन में तो ऑब्जर्व होता है बट आईआर में ऑब्जर्व नहीं होता है। ठीक है, इसका 244 रमन में भी आ रहा है, 244 इसमें भी आ रहा है, और 480 ऐसा जो आईआर में आ रहा है बट रमन में नहीं आ रहा। ठीक है, कुछ नहीं किया, जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ था वो बस लिखा हुआ है। ठीक है, इसके बाद देखो हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ A1 प्राइम। माइंडेड अब A1 प्राइम को देखो, A1 प्राइम वाइब्रेशन किस तरह का वाइब्रेशन है, आप इसकी आईआर और रमन एक्टिविटी चेक करो। आईआर और रमन एक्टिविटी आपको पहले से बताया हुआ है। आईआर एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, जिसके सामने एक्स वाई जेड में से कुछ भी एक लिखा होता है वो आईआर एक्टिव होता है। एक्स वाई जेड वाले देखते हैं इसके लिए, ठीक है, सिंगल पावर। और रमन एक्टिव में देखते हैं क्वाड्रेटिक फंक्शन देखते हैं, पावर 2 वाले फंक्शन। ठीक है, तो A1 प्राइम के सामने देखो आप आईआर एक्टिविटी मिसिंग है, इसके सामने एक्स वाई जेड में से कुछ नहीं लिखा हुआ है, तो ये आईआर इनएक्टिव है। बट रमन एक्टिव है बिकॉज इसके सामने क्वाड्रेटिक फंक्शन लिखा हुआ है। A1 प्राइम इज आईआर इनएक्टिव बिकॉज एक्स वाई जेड आर एब्सेंट, बट रमन एक्टिव बिकॉज क्वाड्रेटिक फंक्शंस आर देयर। तो A1 प्राइम की फ्रीक्वेंसी ऐसी फ्रीक्वेंसी होगी जो ओनली रमन एक्टिव है। A1 प्राइम इज ओनली रमन एक्टिव, आईआर इनएक्टिव है। अब देख लो जो फ्रीक्वेंसी हमको गिवन था इनमें से ऐसा कौन सा फ्रीक्वेंसी है जो केवल रमन में एक्टिव है बट आईआर में एक्टिव है। तो माइंडेड आप देखो ध्यान से, यहां पर केवल एक ही फ्रीक्वेंसी है जो केवल रमन में एक्टिव है बट आईआर में इनएक्टिव है, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, हमको D3H का करेक्टर टेबल दिया हुआ है, और करेक्टर टेबल के साथ में आपको कुछ स्टेटमेंट क्रॉस चेक करना है। ठीक है, और इलेक्ट्रॉनिक ग्राउंड स्टेट वगैरह सब डिस्कस किया हुआ है, और सभी में देखो एक फंडामेंटल ट्रांजिशन किया हुआ है। मींस ग्राउंड स्टेट से करेंगे, ग्राउंड स्टेट में जो मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट होती है, मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट में जिसके सारे करेक्टर पॉजिटिव होते हैं। तो इनिशियल स्टेट हमको A1 प्राइम लेके चलना है, तो एक तरह से ऑप्शन ए में जो आपको ट्रांजिशन चेक करना है वो A1 प्राइम टू A1 प्राइम ही चेक करना है। पहले ऑप्शन का ट्रांजिशन ये दिया हुआ है, तो एक एक करके इनको हम चेक करते हैं। ठीक है, इसको चेक करते हैं। आपने एक बार देख लिया इसको, अब अलग से सिंप्लीफाई करते हैं। हाँ, तो आप ध्यान से देखो यहां पर फर्स्ट जो हमको ट्रांजिशन दिया हुआ है, फर्स्ट ट्रांजिशन हमें चेक करना है क्या, पहले वाले में हमको चेक करना होगा फर्स्ट ऑप्शन में आप चेक करेंगे ट्रांजिशन A1 प्राइम टू A1 प्राइम, और देखेंगे आईआर एक्टिव होगा या नहीं होगा, रमन एक्टिव होगा या नहीं होगा। ये करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट चेक करने हैं हमको।
और ये आपको पहले से बताया हुआ है कि आई आर रमन एक्टिविटी कैसे देखते हैं जब भी ट्रांजिशन होता है। अच्छा पहले लिख लेते हैं, बी ऑप्शन में ट्रांजिशन कौन सा चेक करने वाले हैं हम? बी ऑप्शन में चेक करते हैं, इनिशियल तो सेम है सब में, ग्राउंड स्टेट में मोस्ट सिमेट्रिक स्टेट, ऑल करेक्टर पॉजिटिव। तो स्टार्टिंग तो सभी ऑप्शन में A1 प्राइम से ही किया हुआ है जिसके सारे करेक्टर पॉजिटिव हैं। इनिशियल स्टेट तो A1 प्राइम ही लेके चलेंगे हम, ठीक है, A1 प्राइम से स्टार्ट होगा। लास्ट ईयर का क्वेश्चन है नेट जून 2023 का। सेकंड ऑप्शन में A2 प्राइम स्टेट तक है तो A1 प्राइम से A2 प्राइम चेक करेंगे। थर्ड ऑप्शन में A2 डबल प्राइम तक चेक करेंगे और लास्ट ऑप्शन में E डबल प्राइम तक चेक करना है, ठीक है। अब कैसे करते हैं, आप एक बार ना पहले ऑप्शन बी को देख लो। ऑप्शन बी तो जो भी ट्रांजिशन आपको लेना होता है A1 प्राइम से A2 प्राइम, दोनों के करेक्टर्स लिख लेते हैं पहले। A1 प्राइम के करेक्टर लिखो और A2 प्राइम के करेक्टर लिखो। बी ऑप्शन को पहले चेक करना है। देखो A1 प्राइम के करेक्टर्स ऑल +1 कितने बार है? 6 बार। ऑल करेक्टर्स +1। A2 प्राइम के करेक्टर देखो आप, A2 प्राइम के करेक्टर्स में 1 1 -1, A2 प्राइम में सेकंड वाला था, और 1 1 -1 दिया हुआ है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जो ट्रांजिशन आपको चेक करना उस ट्रांजिशन का करेक्टर्स आप लिख लेंगे, इनिशियल के भी फाइनल के भी, और फिर इनका डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे। A1 प्राइम मल्टीप्लाइड बाई A2 प्राइम। तो देखो 1 × 1 1 1 -1 1 1 -1, और फिर देखो करेक्टर्स किसके मैच कर गए? 1 1 -1 1 1 -1, ये करेक्टर A2 प्राइम के ही मैच कर गए। A2 प्राइम के सामने ही ऐसा लिखा हुआ है। तो इस डायरेक्ट प्रोडक्ट का राइट आंसर क्या आएगा? A2 प्राइम ही आएगा, ठीक है। A2 प्राइम ही आंसर आ रहा है। अब देखेंगे आई आर एक्टिव है या नहीं है। आई आर एक्टिविटी और रमन एक्टिविटी, पहले हम डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालेंगे और फिर उसके बाद आई आर और रमन एक्टिविटी की बात करेंगे। कौन सा आई आर एक्टिव है, कौन सा रमन एक्टिव है। ठीक है, पहले इनके आंसर फाइंड आउट कर लिए। अब एक चीज आप ना ट्रिक देखो, मैंने आपको बेसिक करके दिखा दिया कि इनिशियल से फाइनल जो भी स्टेट दिया हुआ था उन दोनों के कैरेक्टर्स का मल्टीप्लाई करके जो आता है उसको आंसर को देखते हैं। बट एक चीज ध्यान से सोचो आप, सभी का स्टार्टिंग A1 प्राइम था। अब देखो A1 प्राइम के ऑल कैरेक्टर्स 1 है, तो 1 का मल्टीप्लाई करने का किसी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, तो डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप, बिकॉज A1 प्राइम के सभी कैरेक्टर 1 है, तो A2 प्राइम को मल्टीप्लाई करने से इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, आंसर तो A2 प्राइम ही आने वाला है। तो ऐसे आप एटलीस्ट इस पॉइंट को डायरेक्ट मेरे अकॉर्डिंग लिखना सीख सकते हो आप, ठीक है। A2 प्राइम चेक किया था, बिकॉज जो इनिशियल वाला ये 1 1 1 है, इसका किसी से मल्टीप्लाई करने पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। एक वेरीफाई करके आपको दिखा दिया कि इसमें मल्टीप्लाई करने से इस पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, तो ये फाइनल स्टेट ही आंसर आ जाएगी। ऐसे इसका आंसर क्या आएगा? A2 डबल प्राइम आएगा, इसका आंसर E डबल प्राइम आएगा, बिकॉज ये आइडेंटिटी है, और इसका मल्टीप्लाई A1 प्राइम ही आएगा। तो पहले हम जो भी ट्रांजिशन दिया होता है उनके डायरेक्ट मल्टीप्लाई निकालते हैं, कैरेक्टर्स की आंसर निकालते हैं। अब इन आंसर के सामने देखना होता है कौन सा आई आर एक्टिव है, कौन सा रमन एक्टिव है, और ये आपको बहुत बार यूज कर लिया। आई आर एक्टिव होते हैं जिनके सामने एक्स वाई जेड की सिंगल पावर वाले फंक्शन होते हैं, रमन एक्टिव होते हैं जिनके सामने क्वाड्रेटिक फंक्शंस होते हैं, एक्स वाई जेड के पावर 2 वाले फंक्शन। तो A1 प्राइम देखो, A1 प्राइम के सामने कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, तो आई आर ये एक्टिव नहीं है, बट ये रमन एक्टिव है। प्रैक्टिस कर लेते हैं, ऑप्शन बाद में देखेंगे, पावर 2 है। सेकंड देखो A2 प्राइम, A2 प्राइम ना तो आई आर एक्टिव है ना रमन एक्टिव है, क्योंकि एक्स वाई जेड भी नहीं है और क्वाड्रेटिक फंक्शन भी नहीं है। आप भी क्रॉस चेक करते चलना। A2 डबल प्राइम, A2 डबल प्राइम के सामने देखो जेड तो है, सिंगल पावर है, आई आर एक्टिव है, बट ये रमन इनएक्टिव है, क्योंकि कॉलम फोर्थ में क्वाड्रेटिक फंक्शन नहीं है। आप ये भी फिक्स कर लो, आई आर एक्टिविटी हमेशा कॉलम थर्ड से आती है, ये पहला कॉलम, ये सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फोर्थ कॉलम, ठीक है ना। और लास्ट वाला ये आई आर एक्टिव तो नहीं है, बट ये रमन एक्टिव है, क्वाड्रेटिक फंक्शन इसमें आ रहा है। देखो एक बार कहीं मिस्टेक तो नहीं किया, ठीक है। अब देख लो पहला स्टेटमेंट, पहला ट्रांजिशन आई आर एक्टिव है, नहीं आई आर इनएक्टिव है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग दिया हुआ है, तो ए ऑप्शन तो गलत दिया हुआ था इसमें। यहां एलिमिनेट करते चलते हैं, ये ऑप्शन गलत हो गया, आई आर एक्टिव नहीं है, ठीक है ना। इसमें आई आर एक्टिव बोला था। सेकंड A2 प्राइम जो होगा वो ना तो आई आर एक्टिव है ना ही रमन एक्टिव है, तो सेकंड स्टेटमेंट सही दिया हुआ है, सेकंड आंसर ही हो गया इसका बस। ये जो वाइब्रेशन है, जो ट्रांजिशन है, इज नाइदर आई आर एक्टिव नॉर रमन एक्टिव, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, तो यही आंसर हो जाएगा। बाकी सी और डी को भी देख लो, A2 डबल प्राइम इज रमन एक्टिव, गलत है, रमन एक्टिव नहीं है, तो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ था, इसने रमन एक्टिव बोला था। डी जो ये वाला ट्रांजिशन होगा, ये दोनों में
एक्टिव होगा, आई आर एक्टिव भी होगा, रमन एक्टिविटी, बट ये रमन एक्टिव तो है, आई आर एक्टिव नहीं है, तो ये स्टेटमेंट भी गलत दिया हुआ था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक समझ में आ गया आपको। देखो इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन का क्वेश्चन है, नेट जून 2022, C2V का करेक्टर टेबल दिया हुआ है, इनिशियल फाइनल स्टेट दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन में हमको पहले से पता है, हम इनका डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालते हैं। ट्रांजिशन दिया हुआ है A1 टू B1, तो जो भी ट्रांजिशन आपको दिया हुआ है इस ट्रांजिशन का डायरेक्ट प्रोडक्ट निकाल लेंगे सबसे पहले। और देखो डायरेक्ट प्रोडक्ट निकालना बहुत सिंपल है, A1 के करेक्टर्स लिख लो आप और B1 के करेक्टर्स। A1 के करेक्टर्स ऑल 1 1 1, B1 के करेक्टर्स 1 -1 1 -1, इनका मल्टीप्लाई करते हैं। और देखो बिकॉज A1 के करेक्टर्स ऑल 1 है तो आंसर तो ये B1 ही आ जाएगा। ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे ना, दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस, दिस इनटू दिस। ठीक है, और ये फिर से किसके करेक्टर्स आ गए, ये तो B1 के करेक्टर्स हैं, तो ये आंसर B1 ही आ गया। तो डायरेक्ट भी सोच सकते हो, इन केस यदि एक IR के सारे करेक्टर प्लस के 1 है तो उसका दूसरे में मल्टीप्लाई करने से कोई इफेक्ट नहीं होगा, यही आंसर आ जाएगा। अब देखते हैं इसके सामने यदि XYZ में से कोई सा भी एक लिखा मिल गया, वो ट्रांजिशन अलाउड होगा। देखो एक की पॉइंट आपको बताया हुआ पहले से, अलाउड ट्रांजिशन वो होता है जिसके सामने XYZ में से कोई सा भी एक लिखा मिलता है, और कोई सा भी नहीं मिल रहा है तो फॉरबिडन है। अब देखो B1 के सामने तो कौन सा लिखा हुआ है, X, तो ये ट्रांजिशन अलाउड है, और किस पर अलाउड है, X डायरेक्शन पर अलाउड होगा। तो इसका राइट आंसर X पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, मान लो बाई चांस इसका आंसर आपका A2 मिलता, बाई चांस यहाँ पे A2 आता, तो देखो A2 के सामने कुछ नहीं लिखा हुआ है, तब आप क्या लिखते, फॉरबिडन ट्रांजिशन, बट यहाँ पर B1 आया, B1 के सामने X था, तो इसका आंसर X पोलराइज्ड हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर इसका C होगा। देखो मुल्लिकन सिंबल से क्वेश्चन है ये, मुल्लिकन सिंबल से आपको बताया ऑलरेडी, पाई ऑर्बिटल आपको देखना है कि इसका मुल्लिकन सिंबल क्या होगा इसमें से, और सिस ब्यूटाडाइन का मॉलिक्यूल है, तो इस तरह का फ्रेमवर्क बनाओगे आप। पाई ऑर्बिटल्स की सिमेट्री आपको गिवन है। अब ये ध्यान रखना, जो भी यहाँ पे P के करेक्टर्स होते हैं या साइन होते हैं वो ऊपर दिखाएंगे आप, P3 P4 के माइनस है, ध्यान रखो P1 है फर्स्ट P ऑर्बिटल, सेकंड ऑर्बिटल P3 P4, तो पहले प्लस प्लस ऊपर दिखा दिया, माइनस माइनस यहाँ पर दिखा दिया, और काउंटर पार्ट इनके नीचे नेगेटिव दिखाएंगे, नेगेटिव वाले का पॉजिटिव दिखाएंगे। आपको इसका मुल्लिकन सिंबल बनाना था, और ध्यान से देखो आपको ये 4 एलिमेंट दिया हुआ है, EC2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश। ठीक है, तो देख लेते हैं कौन सी सिमेट्री कौन सी नहीं है। तो देखो E का तो 1 ही लिखेंगे, कोई फाइट ही नहीं है, सभी ऑप्शन में 1 दिया हुआ है। अब आपको देखना है इसमें C2 होगा तो यहां पर 1 लिखेंगे, और नहीं होगा तो -1 लिखेंगे। सिग्मा भी होगा तो 1 लिखेंगे, यदि सिग्मा भी एब्सेंट है -1 लिखेंगे, सिग्मा V डैश है तो 1 लिखेंगे, नहीं है तो -1 लिखेंगे। मैंने पहले 1 लिख दिया है। अब जो प्रेजेंट होगा उसके लिए +1 लिखेंगे, जो एब्सेंट होगा उसके लिए -1 लिखेंगे। और देखो मॉलिक्यूल का मॉडल ये देखो इस तरह का, हमने कोवलेंट बॉन्ड दिखा दिया, केवल सिंगल बॉन्ड, ये ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल सिस ब्यूटाडाइन, कार्बन कार्बन कार्बन, इस तरह से सब दिखाया हुआ देखो। और ये जो प्लस वाले लोग थे ऊपर दिखा दिए हैं। ठीक है, अब ये ध्यान रखना, फर्स्ट इधर से स्टार्ट किया P1, आप नंबरिंग करना चाहते हैं तो ये P1 है, ये P2 है, ये P3 और ये P4 है, इस तरह से कर लेंगे आप। ठीक है, हाँ, तो देखो हमने प्लस वाला दिखा दिया, केवल नीचे माइनस वाला नहीं दिखाया हुआ है, इससे प्लस दिखा दिया ऊपर, और अगले दो के जो प्लस हैं वो एक्चुअली नीचे हैं। तो ये जो ऑर्बिटल दिया हुआ है इसको आप 3D में ऐसे विजुलाइज करेंगे, इस तरह का दिया हुआ देखो। ठीक है, विजिबल है शायद, हाँ, ऐसे देखेंगे इसको आप, ये विजिबल नहीं तो बैकग्राउंड में ब्लैक कर देता हूं, इस तरह का देखो, आप दिख रहा होगा आपको, ये सिस ब्यूटाडाइन मॉलिक्यूल है। और हमको सिमेट्री कौन कौन से देखनी है इसमें, एक तो देखना है आइडेंटिटी, आइडेंटिटी एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर, C2 सिग्मा V और सिग्मा V डैश, यदि प्रेजेंट है तो +1, एब्सेंट है तो -1, ये बेसिक हमको चेक करना है। तो देखो ध्यान से, इस मॉडल में या जो हमको स्ट्रक्चर दिया हुआ है उसमें C2 होगी या नहीं होगी, तो देखो होगी C2, C2 कहाँ से, C2 यहाँ से होगी, इस वाले एक्सिस से, इसका और रोटेशन ऐसा होगा। और देखो इस मॉलिक्यूल को यदि आप रोटेट करते हैं तो जैसा रोटेशन से पहले दिख रहा है आफ्टर रोटेशन भी सेम दिखेगा, 180 रोटेशन है ना, C2 ऐसे होती है 180 रोटेशन, तो यहाँ पर पहले भी प्लस था और आफ्टर रोटेशन में यहाँ पर एनी हाउ
प्लस ही आ रहा है, तो C2 प्रेजेंट है, और प्रेजेंट है तो 1 ही लिखेंगे। सिग्मा वी क्या होता है, जो मैक्सिमम या मोर आइटम से पास होता है, ज्यादा आइटम से पास होता है, इसको सिग्मा वी बोलेंगे। तो सभी आइटम से पास हो रहा है सिग्मा वी है, बट एक कम आइटम से पास हो रहा है या जीरो आइटम से पास हो रहा है, ये सिग्मा वी डैश है। तो देखो सिग्मा वी तो नहीं है, बिकॉज जब आप ऐसे प्लेन अप्लाई करोगे, आप देखो यहां पर फेल हो जाएगा, कहीं भी ऊपर प्लस है नीचे माइनस है, तो प्लेन नहीं है, तो सिग्मा वी का करेक्टर -1 है, एब्सेंट है। और सिग्मा वी डैश यहां से आ रहा है, तो ये प्लेन भी इसमें नहीं हो सकता, ऊपर प्लस है बट यहां पर ऊपर माइनस है। ठीक है, आप प्रीवियस वाली स्लाइड से देखो, बहुत क्लियर दिखेगा। तो C2 तो यहां पर है, +1 ही रहेगा, बिकॉज C2 अप्लाई करने के बाद भी हमको इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर मिल रहा है, बट सिग्मा वी नहीं है, ऐसे वाला प्लेन नहीं हो सकता, तो सिग्मा वी का करेक्टर माइनस आएगा, और सिग्मा वी डैश भी नहीं होगा। आप यहां से देखेंगे तो प्लेन नहीं है, इधर प्लस है और इधर ऊपर माइनस है, इसमें भी क्लियर दिख रहा है ऐसा प्लेन नहीं है, क्योंकि प्लस के सामने माइनस आ रहा, तो ये भी माइनस आएगा। अब देख लो 1 1 -1 -1 1 1 -1 -1 किससे मैच कर गया, A2 से, तो ये राइट आंसर A2 हो जाएगा, और A2 का ऑप्शन कौन सा है, बी है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर बी होगा। नेट जून 2017 का क्वेश्चन देखने में बहुत भयानक सा लग रहा है, इतनी सारी लैंग्वेज दिया हुआ है, बट रियली में बहुत इजी क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन 1 या 2 सेकंड का क्वेश्चन है, देखो बहुत ट्रिकी अप्रोच है। आप ध्यान से, हाँ एक बार आपको पढ़ना तो होगा, ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिया हुआ है, Cl के ऊपर प्लस साइन दिया हुआ है और B के ऊपर माइनस दिया हुआ है। प्लस का मतलब देखो क्या दिया हुआ है, प्लस का मीनिंग दिया हुआ है अबव द प्लेन, प्लस का मीन्स आगे, और बी माइनस का मीनिंग है बिलो द प्लेन। तो देखो BF3 मॉलिक्यूल ऐसा होता है, ठीक है ना, मॉडल BF3 मॉलिक्यूल ऐसा होता है, और Cl आइटम पे क्या किया हुआ, प्लस लगाया हुआ, तो Cl आइटम्स को आप आगे कर लेंगे, अबव द प्लेन, मॉलिक्यूल के प्लेन के अबव ले आएंगे, और B आइटम को कहां ले जाएंगे, पीछे। तो स्ट्रक्चर देखो ऐसा हो जाएगा, जब इसको आप ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, दोनों में कंपेयर कर लो। पहला स्ट्रक्चर तो प्लेनर है, और ये पिरामिडल हो गया, इसमें क्लोरीन आइटम्स को आपके साइड आगे कर दिया, अबव द प्लेन कर दिया, और ये आइटम पीछे चला गया। तो आपको इसका सिमेट्री देखना है। अब एक चीज देखो, पहले जब ये स्ट्रक्चर था, देखो ये मॉलिक्यूल तो ऐसा, ये फ्लैट स्ट्रक्चर है, इसमें सिग्मा एच होगा, पहले वाले स्ट्रक्चर में सिग्मा एच था, BCl3 जब पहले फ्लैट मॉलिक्यूल था, ठीक है, पहले सिग्मा एच था इसमें, बट जब ये पिरामिडल हो गया, Cl आगे आ गया और B पीछे चला गया, अब सिग्मा एच एब्सेंट हो गया, ये पिरामिडल मॉलिक्यूल अमोनिया टाइप का, तो सिग्मा एच इसके अंदर नहीं होगा। और रिकॉल करो मुल्कन सिंबल, मुल्कन सिंबल में आपको बताया था सिग्मा एच का करेक्टर यदि पॉजिटिव होता है तो आपको सिंगल प्राइम यूज करना होता है, सिंगल डैश, और सिग्मा एच का करेक्टर वहां लिखा था, इनके सिग्मा एच का करेक्टर पॉजिटिव है, तो प्राइम जो आती है वो सिंगल प्राइम आती है, अल्फाबेट के ऊपर एक डैश आता है, और जिसमें सिग्मा एच नहीं होता है वहां पे डबल प्राइम आता है। ये मुल्गन सिंबल के रूल्स में आपको बताया था, जो करेक्टेड टेबल वाली वीडियो थी आप उसको देख लेना। बस ये 1 सेकंड का क्वेश्चन था, बिकॉज इस मूवमेंट को करने से, Cl को आउट ऑफ द प्लेन करने से, Cl को आउट ऑफ द प्लेन करने से और B को बिलो द प्लेन करने से मॉलिक्यूल हो गया पिरामिडल और सिग्मा एच हो गया एब्सेंट, और सिग्मा एच एब्सेंट हो गया तो कौन सा प्राइम आएगा, डबल प्राइम आएगा। अब देखो ऐसा एक ही ऑप्शन था जिसमें डबल प्राइम था, तो विद इन सेकंड आप आंसर इसका अप्रोच कर सकते हो, ठीक है, क्योंकि बाकी किसी ऑप्शन में डबल प्राइम नहीं था। क्लियर हो गया, Cl आउट ऑफ द प्लेन चला गया, B बिलो द प्लेन चला गया, सिग्मा एच एब्सेंट हो गया, सिग्मा एच एब्सेंट तो रूल मुल्गन सिंबल का डबल प्राइम आएगा। और हाँ ये क्रॉस चेक कर लो, ये IR एक्टिव होगा। देखो IR एक्टिविटी की कंडीशन क्या होती है, IR एक्टिव होता है जिसके सामने कॉलम थर्ड में XYZ में से कोई ना कोई एक कम से कम लिखा मिलता है। तो देखो A2 डबल प्राइम ये रहा, A2 डबल प्राइम के सामने Z मिल रहा है, तो इसलिए IR एक्टिव होगा, तो ऑप्शन डी परफेक्ट इसका सही था। देखो लास्ट ईयर नेट का क्वेश्चन है, नेट दिसंबर 2023 का, और आपको कुछ IRs के कैरेक्टर मिसिंग दिए हुए थे, ये मिसिंग कैरेक्टर फाइंड आउट करने थे। तो इसमें ना GOT थ्योरम का यूज करेंगे, ग्रेट ऑर्थोगोनलिटी थ्योरम, वो हमने IR वाले जिसमें कैरेक्टर टेबल डिस्कस किया था, वहां हमने डिस्कस किया था, वो वीडियो देख लेना आप। तो वहां पर एक रूल लिखा था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस, ये रूल लिखा था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ डायमेंशंस, डायमेंशन मींस कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी इज ऑलवेज इक्वल टू ऑर्डर, ये स्टेटमेंट था GOT थ्योरम में। सेकंड स्टेटमेंट ये था, द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द डायमेंशंस ऑफ ऑल IRs इज इक्वल टू ऑर्डर। ऑर्डर क्या होता है, इन कोफिशिएंट का सम होता है, 1 + 2 + 1 + 2 + 2, देखो कितना आ गया, 2 और 2 4 5 6 7 8, तो ऑर्डर यहां पर 8 आ रहा है। और कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी के यहां पर 1 1 1, ये सपोज कर लो आप H1 और H2 मान लिया, तो इन सबके स्क्वायर का सम मींस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस
h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर। सिंपली सभी आई आर के डायमेंशंस मीन्स कैरेक्टर ऑफ आइडेंटिटी के स्क्वायर का जो सम होता है वो ऑर्डर के इक्वल होता है। तो देखो h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 8 में से 3 माइनस कर देंगे तो 5 हो जाएगा। तो राइट आंसर वो होगा जिसमें h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर कम से कम 5 तो आ ही रहा होगा। अब देखो एक एक ऑप्शन, पहला ऑप्शन देखो, पहले ऑप्शन में h1 h2 देखो कितना कितना दिया हुआ है, और उससे देखो h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर कितना आ रहा है, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में देखो, थर्ड में देखो, फोर्थ में देखो, तो ये पहला जो डिजिट है ये एक्चुअली h1 ही होगा ना, किसी भी ऑप्शन का जो पहला डिजिट है वो h1 है, और ये जो डिजिट है ये h2 होगा, जैसा हमने एजम्पशन किया हुआ है। तो पहले ऑप्शन में तो ये 1 और 2 दिया हुआ है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 5 आ जाएगा। सेकंड ऑप्शन में भी 1 2 ये स्क्वायर करके देखेंगे 5 आ रहा, मींस ए और बी ऑप्शन हो सकता है, बट सी कभी नहीं आएगा। देखो सी में h1 h2 कितना दिया हुआ 1 1, तो दोनों के स्क्वायर का सम तो 2 आएगा, कभी आंसर नहीं हो सकता, तो सी आंसर तो चेक ही नहीं करेंगे आप, पहली कंडीशन। सेम डी से ये 2 दिया हुआ 2 दिया हुआ, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4 मींस 8 आ रहा, तो ये दो आंसर तो इम्पॉसिबल है, सी और डी तो कभी नहीं आएगा, बिकॉज इस कंडीशन को फिल कर रहा है कि h1 स्क्वायर प्लस h2 स्क्वायर 5 आना चाहिए, ठीक है। अब मुझे बहुत डायरेक्ट दिख रहा है वैसे कि राइट आंसर शायद बी लग रहा है मुझे, तो बी को क्रॉस चेक कर लेते हैं। अब देखो वहां पे एक लास्ट पोस्टुलेट था, एनी टू आई आर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, जीओटी थ्योरम का लास्ट वाला पोस्टुलेट, वहां पे क्या लिखा हुआ था, एनी टू आई आर आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, मींस मल्टीप्लाई ऑफ एनी टू आई आर इज ऑलवेज जीरो। तो आप देखो टो 1 और ये टो 4, एक्चुअली टो 4 का प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। प्रोडक्ट कैसे चेक करते हैं हम, प्रोडक्ट हम ऐसे चेक करते हैं, टो के कैरेक्टर्स लिख लेते हैं, टो 1 के ऑल कैरेक्टर्स 1 1 1 है, कितने 1 2 3 4 5, 5 बार 1 लिख लेंगे, और ऊपर कोफिशिएंट जो होते हैं ये भी लिखने होते हैं 1 2 1 2 2, ऊपर वाली रो के कैरेक्टर्स लिखने हैं, और टो 4 के साथ लिखेंगे आप, तो टो 4 में h1 क्या मान के चलने हैं, आप इस ऑप्शन को चेक कर रहे हैं तो टो 4 के कैरेक्टर्स मान के चलेंगे 1 -1 1 1 -1, तो ये प्रोडक्ट जीरो आ गया, तो ये पोस्टुलेट वेरीफाइड हो जाएगा कि किन्हीं भी दो आई आर का मल्टीप्लाई जीरो आता है। तो देखो मल्टीप्लाई चेक करो आप, टो 1 इंटू टो 4, ये +1 -2 +1 +2 और -2, चेक कर लो आप, 2 1 4 4 हो गया प्लस का, और माइनस का भी 4 है तो जीरो आ रहा है, दैट मीन्स ये इक्वलिटी वैलिड है यहाँ पर, टो 1 टो 4 का मल्टीप्लाई जीरो आ रहा है। और सेम टाइप से टो 5 के साथ भी चेक कर लो, टो 1 इंटू टो 5 भी जीरो आना चाहिए, तो राइट आंसर बी ही हो जाएगा। आप एक को चेक करेंगे तो नहीं आएगा। अब देखो टो 1 टो 5 का चेक करते हैं, टो 1 के सभी कैरेक्टर्स 1 है, ऊपर लिखे हुए कोफिशिएंट 1 2 1 डबल 2 लिखा हुआ है, और टो 5 के कैरेक्टर्स, टो 5 में यहाँ पर 2 माना हुआ है आपने, ये कैरेक्टर्स कॉपी करेंगे ना, ये टो 4 के ये टो 5 के, 2 0 -2 0 0 करो मल्टीप्लाई, ये जीरो आना चाहिए, जीरो आ गया तो सही हो जाएगा, ये 2 + 0 -2 + 0 + 0, तो ये भी जीरो, दैट मीन्स राइट आंसर बी परफेक्ट, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। आप ये चेक करना दोनों का प्रोडक्ट जीरो इसमें नहीं आएगा, तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का बी हो जाएगा। गेट 2019 का क्वेश्चन है ये, D8 करेक्टर टेबल दिया हुआ था और आपसे कुछ नंबर्स यहाँ पे मिसिंग किया हुआ था, ABCD इस तरह से इन सब की वैल्यूज का सम फाइंड आउट करना था। तो ऐसा क्वेश्चन ना GOT की थ्योरम से होगा, और साथ के साथ मूल्यांकन सिंबल भी लगेंगे, सब ऑलरेडी आपको बताया हुआ है। तो देखो पहले मूल्यांकन सिंबल यूज कर लेते हैं, आपको पहले से बताया जो मूल्यांकन सिंबल A और B होते हैं ये 1 डायमेंशनल होते हैं, A और B तक, A1 A2 B1 B2 ये मूल्यांकन सिंबल 1 डायमेंशनल होते हैं, और E कैसा होता है, ये 2 डायमेंशनल होता है, दैट मीन्स ये A B C D इन चारों की वैल्यू तो 1 1 1 आएगी, ठीक है, इन चारों की वैल्यू 1 आएगी A B C D की, और E F G की वैल्यू आएगी 2 2 2 बिकॉज ऑफ 2 डायमेंशनल, ये मूल्यांकन सिंबल का पार्ट है। तो एटलीस्ट एक पार्ट आपको इतना क्लियर होगा कि A + B + C + D + E + F + G विल बी इक्वल टू, इन सबको सम कर लो तो ये 10 आ रहा है, इक्वेशन नंबर 1। मूल्यांकन सिंबल से ये हमने फर्स्ट कॉलम इलाबोरेट कर लिया, डायमेंशन से मूल्यांकन सिंबल देखना वो मैंने अलग से कराया हुआ है, ठीक है। इसके बाद अब हम HIJK की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो पहले H और I के लिए देखते हैं। और एक देखो करेक्टर टेबल के साथ में आपको GOT थ्योरम जब बताया था, वहां बताया था Any टू IR आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, लास्ट पोस्टुलेट ऑफ द GOT थ्योरम, तो वो अप्लाई करते हैं। तो HI A2 मारे तो A1 A2 का मल्टीप्लाई जीरो होना चाहिए। अब देखो A1 A2 का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, पहले A1 के करेक्टर्स लिख लो, 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स हैं, 7 टाइम्स आप इसको करेक्टर जो भी दिया हुआ था
वो आप लिख लेंगे। ऊपर वाले कोफिशिएंट पे लिखते हैं 1 2 2 2, 3/2 है, और फिर 1 4 4, ध्यान से लिखना। 1 ये कोफिशिएंट बने यहाँ पे, 1 2 2 1 4 4, और A2 के साथ चेक करना है। A2 के कैरेक्टर्स हैं, ये देखो 1 फाइंड आउट कर लिया है, 1 1 1, फिर 1, इसके बाद 1, और H और I लिखा हुआ है, ठीक है। तो जीओटी थ्योरम का स्टेटमेंट क्या होता है, Any टू IR आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, तो सो दिस प्रोडक्ट मस्ट बी इक्वल टू 0। अब एक बार चेक कर लो कितना, 1 + 2, इनका मल्टीप्लाई करते हैं ना, से 2 × 1 × 1 करते जाओ मल्टीप्लाई, +4 का मल्टीप्लाई H में करेंगे आप, और 4 का मल्टीप्लाई I से भी करेंगे, एंड ऑल दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। जीओटी का लास्ट पोस्टुलेट, Any टू IR मस्ट बी ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, ये 8 हो गया शायद। तो देखो 4 H + I इक्वल टू माइनस का 8 आ जाएगा, तो H + I यहां से कितना, -2 आ जाएगा। अभी इंडिविजुअल वैल्यू नहीं मिला, पर इसको ऐसे लिख लेते हैं हम। एक हमारे पास रिजल्ट आ गया है, H + I इज इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब ऐसे जे देखो, जे कहां पर है, इसकी कैलकुलेशन करेंगे, जे यहां पर आ रहा है, ठीक है। तो फिर से A1 और B1 का मल्टीप्लाई 0 चेक कर लेते हैं इस बार। ये आपने कॉपी कर लिया है, जल्दी से कॉपी करो। H + I हमारा फाइंड आउट हो गया, तो यहां से H + I की वैल्यू -2 आ गई, ठीक है। अब जे हमने देखा, जे किस में रहा, B1 में, तो सेम B1 के साथ भी मल्टीप्लाई 0 आना चाहिए। जीओटी का लास्ट पोस्टुलेट, Any टू IR आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर, B1। देखो B1 के कैरेक्टर्स 1 -1, ठीक है, फिर 1 -1, ठीक है, और फिर 1 1 J, 1 1 J, ये ध्यान से देख के लिखना। B1 के सामने 1 -1 1 -1, ठीक लिखा, 1 1 J। दिस प्रोडक्ट मस्ट ऑल्सो बी इक्वल टू 0 एज पर अकॉर्डिंग टू जीओटी थ्योरम। तो पहले प्रोडक्ट कर लेते हैं, 1 -2, इन तीनों का मल्टीप्लाई +2, ठीक है, फिर ये -2 +1 +4 +4J, एंड दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। चेक करो, देखो -2, ये वाला -2, ये -2 प्लस -4 हो गया, ये +4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, और जो बाकी बचा 1 2 1, ये भी 4 बचा, तो यहां से आप लिख पाएंगे क्या 4J इक्वल टू -4, दैट मीन्स J विल बी इक्वल टू -1, J की वैल्यू -1 आ गया, J इक्वल टू -1 लिख देंगे, इक्वेशन नंबर 3। अब ऐसे आप के भी सॉल्व करो, के देखो कहां पर है, करो जल्दी से, वीडियो पॉज करके अपना आप ट्राई करो जल्दी से। इस बार A1 A2 का मल्टीप्लाई 0 कर दो, ठीक है, कर लिया होगा आपने, किसके साथ, E2 के साथ। तो E2 के कैरेक्टर्स लिखेंगे, देखो E2 के कैरेक्टर्स हम केस में इसलिए E2 ले रहे हैं, 2 0 -2 0, 2 0 -2 0, और K 0 0, and the product of these two IR must also be equal to 0, A1 into E2 must be equal to 0। एक बार चेक करते हैं, 2 प्लस ये 0 हो गया, माइनस का 4 हो गया, प्लस का 0 प्लस का K प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहां से -2 बचा, तो यहां से K की वैल्यू आएगी +K2। एक बार चेक करो आप, K की वैल्यू +2 आ रही है, इसको भी यहां लिख दो +2, इक्वेशन नंबर 4। करो जल्दी से, K की वैल्यू +2। बस, अब क्वेश्चन में कुछ नहीं था, एक्चुअली क्या पूछा था हमसे, तो सभी अल्फाबेट का सम पूछा हुआ था, तो इन चारों इक्वेशन को ऐड कर दो सिंपली, सम ऑल दिस इक्वेशंस नंबर 1 2 3 एंड 4, तो ये सब सम हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में, मीन्स A + B + C + D + E + F + G + H + I + J + K, ए से लेके के तक का सारा लिख दिया, ठीक है। अब इनको सम कर दो राइट हैंड साइड में, तो देखो +2 और -2 आपस में कैंसिल आउट है, +2 -2 ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा गया 10 - 1 मीन्स 9। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 9 ही होगा, न्यूमेरिकल आंसर टाइप था, बस आपको यहाँ पे 9 टाइप करना था, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन था, जीओटी का भी पोस्टुलेट यूज करना हुआ था और मॉलिक्यूलर सिंबल का भी यूज करना हुआ था, ठीक है।